हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन तो हो गई होगी। वैसे इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है आप लोग के फॉर्म फिल करने की, तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया था वो जरूर से कर दीजिएगा। तो अब आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन करी हो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य डैश है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स डैश। सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नॉन ट्रेडिंग संस्थाएं होती हैं, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो क्या रहता है मेन उनका एम, किस एम से शुरू किए जाते हैं। क्योंकि वैसे तो अपनी जो भी वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना या फिर प्रॉफिट गेन करना, यही दो मेन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो एक बिजनेस होता है उसके लिए। लेकिन जब बात की जाती है नॉन ट्रेडिंग कंपनीज की या नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो वो क्या होती हैं या किस लिए किया जाता है उनका, तो उनका मेन एम रहता है सोशल सर्विस करना, सामाजिक संस्थाएं। जैसे कि जो स्कूल्स होते हैं, जो आपके कॉलेजेस होते हैं, वो किसी कंपनी में नहीं आते। किसी भी कॉलेज के आगे आपने कंपनी नहीं देखा होगा, तो वो कंपनी नहीं होते हैं, वो आपकी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, समाज सेवा होता है, सोशल सर्विसेज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके आय व्यय खाता होता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है इसी तरह से आय व्यय खाता भी बनाया जाता है। तो उसमें जो कौन सी चीजें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, आयगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, राजस्व और पूंजीगत दोनों, या फिर उपभोक्ता से कोई नहीं। तो जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को ही दिखाते हैं। और ये अकाउंट जो बनता है या फिर जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो एज इट इज बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही। जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो आपके आय व्यय खाता होता है वो बनाया जाता है जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी, जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, बिजनेस नहीं होता है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना करके आपको क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। और कौन से आइटम्स इसमें दिखाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ आपके जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जो आयगत वस्तुएं होती हैं, उनको ही दिखाया जाता है, चाहे वो आयगत व्यय हो या फिर आयगत भुगतान हो। और जो दूसरा चीज बनती है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो कैश बुक बनाई जाती है एक ट्रेडिंग संस्था में या ट्रेडिंग कंपनी में, वो कैश बुक यहाँ पर ना बना करके क्या बनाया जाता है, प्राप्य एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। एज इट इज बनाया जाता है कैश बुक की तरह ही। ध्यान में रखिएगा दोनों चीजों को। यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और एक चीज और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जो आपका कैश बुक की तरह ही बनेगा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा वहां पर हम आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की प्राप्तियों को दिखाते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ध्यान ये होता है, मेन ये चीजें होती हैं कि वो होनी चाहिए कैश से रिलेटेड, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन ही आप दिखाते हैं जो कैश बुक होती है उसमें। तो बस जो कैश रिसिप्ट या फिर कैश पेमेंट होते हैं किसी भी प्रकृति के हों, आपके चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या फिर आपके कैपिटल नेचर के हों, दोनों ही दिखाए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक माह का किराया भुगतान किया जाना बाकी है तो समायोजन प्रविष्टि डैश होगी। If the rent of 1 month is still to be paid, the adjustment entry will be dash. Debit outstanding rent account and credit rent account. Debit profit and loss account and credit rent account. Debit rent account and credit profit and loss account. Debit rent account and credit outstanding rent account. तो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि एक महीने का किराया अभी देना बाकी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक महीने का किराया नहीं चुकाया गया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, आदत है, अभी चुकाना बाकी है, आपको देना, पेमेंट करना बाकी है। तो वहां पर जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं तो कौन सी एंट्री होगी, वहां पर जो रेंट अकाउंट होता है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। क्योंकि जब भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैसे तो रेंट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा, लेकिन जब भी आप किसी भी कोई भी आइटम के साथ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा देंगे तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए
क्लियरली ये नहीं बोला है कि ये आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर आपको समझना है कि नहीं चुकाया है, चुका देना चाहिए था बट नहीं चुकाया है तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है वही अप्लाई होगा। क्या रूल होता है मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। कमेंट करिएगा मुझे कि पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पर्सनल अकाउंट में एंट्री करने का क्या रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को डैश माना जाता है। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट सच एज अमाउंट इज कंसिडर्ड एज डैश। बैड डेट रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसे कोई डेट को किसी तरह का कर्ज था, उसको पेमेंट करना था, लेकिन उस पेमेंट को चुकाने में वो सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो इस तरह का अमाउंट क्या कहलाएगा? व्यक्ति को नहीं पूछा है, अमाउंट को पूछा गया है। अमाउंट क्या कहलाता है? बैड डेट कहलाता है, बैड डेट रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नन ऑफ द अबव। ये काफी कंफ्यूज करता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी बहुत कंफ्यूज करता था। जब हम लोग ग्रेजुएशन आप लोग रहे होंगे तो आप जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे देता है। आगे की वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल को भी शामिल करूंगी इससे रिलेटेड, कभी कोई पूछ लेता है। तो यहाँ पर कोई राशि जो कि प्राप्त नहीं हुई है, कोई लोन जो कि पे नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो चला जाता है आपका बैड डेट में, अशोध ऋण में, जिसका शोधन ना हो सका हो। और जो बाकी के दोनों पॉइंट से रखे हैं कि रिकवर्ड, जब कभी वही लोन जो होता है वो मिल जाएगा, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा तो वो रिकवर्ड हो जाएगा। और प्रोविजन, अगर पहले से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि हो सकता है कि ये लोन आपको वापस ना मिले, तो उसके लिए आप अपना अकाउंट में प्रोविजन कर लेते हैं, लाभों में से कुछ राशि उसके लिए अलग से रख करके प्रोविजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको किस तरह का लॉस ना हो, तो वो हो जाता है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है कि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैड डेट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर व्यापारिक संस्था की आय की वस्तु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट एड, सैलरी। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकम की बात पूछी है कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकम का सोर्स नहीं होता है किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। प्रवेश शुल्क, ब्याज, सरकारी सहायता, वेतन। तो प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फी रहेगी, क्योंकि जो इसमें लगे होते हैं लोग या जो काम कर रहे होते हैं या फिर जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक तो सोशल सर्विस के पर्पज से होते हैं, तो इनको जो क्या मिलता है या क्या इनको इनकम होती है, तो इनको अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से, ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट एड मिलती है, इंटरेस्ट भी मिल सकता है, जो भी इनके बैंक्स में अकाउंट होते हैं उसमें इंटरेस्ट इनको मिलता है, या फिर जो इनका प्रवेश शुल्क होगा, एंट्रेंस फी होगी, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह हैं या स्कूल होते हैं तो इनकी अपनी फीस होती है, वो फीस इनको मिलती है। तो लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो इनकी आय नहीं है, वो इनका एक व्यय रहता है, क्योंकि जो इनके लोग जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे होंगे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी भी पे करेंगे, वो इनका एक्सपेंस हो जाता है, इनकम नहीं होगी। बाकी तीनों चीजें इनकम है। यहाँ पूछ रहा था कि क्या इनकम नहीं है, वो हो जाएगी सैलरी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या दर्शाता है? इफ यू हैव ए क्रेडिट बैलेंस इन ए कैश बुक, व्हाट डज इट इंडिकेट? बैंक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश बुक है आपकी, अगर वहां पर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो जो कैश बुक होती है, डेबिट साइड में आपकी रिसीव्ड आती है, और जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर जो कैश पेड होता है वो सारी दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर इसका मतलब आपने पेमेंट ज्यादा किया है लेकिन आपको रिसीव कम हुआ है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। और नॉर्मली जो आपकी कैश बुक होती है वो आपका कैश रिसीप्ट वाला कॉलम यानी कि डेबिट साइड बड़ा होता है, इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाती है। लेकिन इन केस अगर वो आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या दर्शाएगी? वो बैंक ओवरड्राफ्ट को दर्शाती है, बैंक अधिविकर्ष को दिखाती है। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग को पता होना जरूरी होते हैं। जो कॉमर्स है उसमें छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो कॉमर्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है। तो अधिविकर्ष जो होता है, जो आपके बैंक में जितने अमाउंट डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा राशि निकालने के लिए बैंक आपको अलाउ करता है, वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और ये हर अकाउंट पे नहीं मिलता है, किस अकाउंट पे मिलता है आप लोग मुझे कमेंट करिए। जिन बच्चों का सही कमेंट होगा मैं अगली वीडियो में सबका नाम दूंगी।
कि किस अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता डैश का सारांश है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये किसकी तरह होता है? जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, तो ये किसका सारांश होगा, किसकी समरी होगा? मतलब वही कहने का है कि किसकी समरी होता है, किसकी तरह बनाया जाता है, तो ये हो जाता है कैश बुक। जो रोकड़ खाता हम रखते हैं, जो कैश बुक हम बनाते हैं, उसकी समरी होता है, उसकी तरह बनाया जाता है। तो ऐसा देख लेते हैं कि जिस तरह कैश बुक में डेबिट क्रेडिट दो साइड होते हैं, इसमें भी आपके डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहेंगे। जो आपका रिसीव होता है, रिसीप्ट होती है जो भी, वो आपकी डेबिट साइड में आती हैं, और जो भी आपको भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है, वो सब हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। और इसमें क्या रहता है, जो आपकी रेवेन्यू नेचर की हो या फिर जो आपकी कैपिटल नेचर की हो, दोनों ही आइटम्स को दिखाया जाता है। और साथ ही लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उनकी कैश बुक का कितना बनता है, उसी के जैसा होता है, उसी की समरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके कैश पेमेंट है या फिर जो कैश इनकम है, उसको ही दिखाया जाएगा। इसमें जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन है या अक्वायर्ड इनकम है या फिर आउटस्टैंडिंग है, तो इनको नहीं दिखाया जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट व्यय को डैश में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन डैश, लायबिलिटी साइड, एसेट्स आर लायबिलिटी साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इसका ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम किस साइड में दिखाते हैं। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द डैश, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अशुद्ध ऋण के लिए जो प्रावधान होता है, यानी कि जो बैड डेट है, उसके लिए हम प्रोविजन जो करते हैं, वो किस अनुसार, किस अवधारणा के या फिर किस संकल्पना के अनुसार करते हैं। जिस पर एक पूरी अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, जिसमें बताया था कि कितने तरह की अकाउंटिंग की होती है, कॉन्सेप्ट कितने तरह के होते हैं, उसमें डिटेल में समझाया था। उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रावधान अशुद्ध ऋण का जो होता है, वो किस संकल्पना की या किस अवधारणा के अनुसार होता है, वो होती है रूढ़िवाद की अवधारणा। रूढ़िवादी अवधारणा से कहा जाता है कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। उसमें रहता है कि लाभ की प्रत्याशा ना करें, लेकिन जो भी हानियां हैं उन सबका प्रावधान कर लें। यानी कि हम ये ना देखें कि लाभ कितना हो रहा है, लेकिन हानियां हमारी क्या हो सकती हैं, क्या क्या हमें लॉसेस हो सकते हैं, उन सबके लिए हम पहले से ही प्रोविजन कर लें। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक में किस प्रकार की प्रविष्टि होती है? व्हाट काइंड ऑफ एंट्री हैपेंस इन कैश बुक? स्पेशल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कह रहा है जो कैश बुक होती है हम बनाते हैं, उसमें किस तरह की एंट्री होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी मूल प्रविष्टि, ओरिजिनल एंट्री। जब भी बात आती है कि जो हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं या जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन की, तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं? जर्नल एंड इट्स जो की सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो बनाते हैं। तो जो सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं आपकी जो मेन जर्नल है, इसके अलावा जो सहायक बहियां हैं, तो उसमें कैश बुक आती है, आपकी सेल्स रिटर्न बुक है, या फिर जो साथ में उसकी और परचेज बुक बनती है, सेल्स बुक बनती है, परचेज रिटर्न बुक बनती है, उन सारी बुक को उसमें शामिल किया जाता है। सेकंड स्टेज में हम लेजर बनाते हैं, थर्ड में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फोर्थ में हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, ये सब बनाएंगे। और फिफ्थ में हम उनका एनालिसिस करते हैं, जो फाइनल अकाउंट हमने बनाए होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कैश बुक होती है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहलाती है, ओरिजिनल एंट्रीज की बुक कहलाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक के दोनों ओर की गई प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज एन एंट्री मेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक कार्ड? कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री। कैश बुक में कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो बोथ साइड की जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो एंट्रीज कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कॉन्ट्रा एंट्री माना जाएगा? इन विच केस विल ए ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री? When the cash is received and deposited from the customer, when the cash is withdrawn from the bank for office use, both of the above, none of the above.
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री जैसे कि अभी मैंने बताई थी कि दोनों साइड्स को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि किसको माना जाएगा या फिर किसी को नहीं माना जाएगा, तो आपका नन हो जाएगा। तो जो दे रखा है कि व्हेन द कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश को विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो यहाँ पर ये एंट्री जो होगी वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड को, बैंक को और कैश को, दोनों साइड को इफेक्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि इससे जो मेन आपके फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं या जो मेन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, वो इफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली खुदरा रोकड़ बुक क्या है? व्हाट इज ए पेटी कैश बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग? पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश रिसीव्ड, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, एक तो कैश बुक बनती है हमारी, फिर हम साथ ही उसके पेटी कैश बुक भी बनाते हैं, जो कुछ बड़ी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर डेली के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी एक पेटी कैश बुक बनाते हैं, जिसे कि हिंदी में खुदरा रोकड़ बुक कहा जाता है। उनका मेन काम ये होता है कि जो डेली के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको नोट करना, जिससे कि किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो जाए, कुछ हम भूल ना जाए, कोई छोटा खर्चा रह ना जाए, जिससे कि जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं उसमें किसी तरह का डिफ्रेंशिएट करें या फिर किसी तरह का कोई अंतर आए। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा आपका कि पेमेंट्स ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे नगद खर्चे होते हैं उनका भुगतान करने के लिए इसको हम बनाते हैं या फिर तैयार की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यवसाय में कैश बुक बनाई जाती है या फिर रोकड़ पुस्तक बनाई जाती है तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं होगी? इफ अ बिजनेस इज ऑलरेडी मेंटेनिंग ए कैश बुक, व्हाट डज इट नॉट हैव टू मेंटेन? सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन द लेजर, परचेज बुक। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बिजनेस है जो ऑलरेडी कैश बुक बना रहा है, तो ऐसे कौन सा अकाउंट जो होगा या फिर इसमें से कौन सी ऐसा चीज है जो उसे नहीं बनानी, कौन से ऐसे बुक है उसे जो नहीं रखनी है? तो अगर वो कैश बुक बना रहा होगा तो उसे कैश एंड बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनाना होता, क्योंकि जो कैश बुक उसने बनाई है उसी से जो निकल करके बैलेंस आ रहा है, उसी बैलेंस को वो आगे अकाउंट्स में दिखा देता है, इसलिए उसे अलग से लेजर में कैश और बैंक का अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड चेक को क्या मानते हैं? व्हाट डू यू कंसीडर पोस्ट डेटेड चेक एज? कैश रिवर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, कैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं उसको हम किस तरह से मानते हैं जो अपने बिजनेस में। सबसे पहले समझना होगा कि पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, कि जो चेक आप कोई भी राइटर है लिख रहा होता है या फिर चेक लिख रहे होते हैं, तो उसको अभी जो करंट की डेट है, जिस डेट पे आप उस चेक को लिख रहे हैं, वो डेट उसमें ना डाल करके हम फ्यूचर की कोई डेट डालते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है? पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। अब बात आती है कि उसको हम किस तरह से अपने जो हमने अकाउंट्स रखे उसमें ट्रीट करते हैं, तो एज ए कैश को ट्रीट नहीं किया जाता, उसे ट्रीट किया जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स के तौर पर, जो प्राप्त खाते या प्राप्त बिल होते हैं उसकी तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को डैश माना जाता है। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट, सच एन अमाउंट इज कंसीडर्ड एज डैश। बैड डेट रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ ही गया होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अपने डेट को नहीं रीपे कर पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? वो हो जाता है हमारा बैड डेट यानी कि अशुद्ध ऋण। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग डैश। अशुद्ध ऋणों के लिए प्रावधान डैश क्रेडिट करके किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रावधान कर रहे होते हैं, प्रोविजन कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक एंट्री की जाती है, तो एंट्री में ही आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज क्रेडिट की जाती है और कौन सा अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री इससे रिलेटेड की जाएगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और हमारा क्रेडिट में क्या जाएगा? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, यानी कि जो एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है? क्रेडिट कहाँ किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर डेबिट को क्वेश्चन पूछता तो डेबिट कहाँ किया जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें मेनली जो की जाती है वो 3 तरह की एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहली एंट्री रहती है कि जब आपका जो बैड डेब्ट अकाउंट है, क्योंकि हमें रिटर्न ऑफ करना है, उसके लिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि
इस पर हम प्रोविजन कर रहे हैं। जो बैड डेप्ट का था, क्योंकि हमें नहीं मिलना है तो उसको हमें बुक से अपने रिटर्न ऑफ कर देना था, आपने अभी पढ़ा था इसके बारे में। अब हम इसके लिए जो हमें मिल सकता है प्रोविजन कर रहे हैं, तो प्रोविजन करने के लिए प्रावधान जो हम करेंगे, तो एंट्री जो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, यहाँ पर क्या किया जाता है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैड डेप्ट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। हम जो बैड डेप्ट है उसको ट्रांसफर किस में कर देते हैं, जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के लिए अकाउंट बनाया था उसमें। तो ये एंट्रीज आपकी की जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि जो प्रोविजन हम कर रहे होते हैं तब कौन सी एंट्री की जाती है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, वो हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण को दिखाया जाता है, बैड डेप्ट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो आपका बैड डेप्ट होता है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं। तो बैड डेप्ट क्योंकि आपका क्या है, एक तरह का लॉस ही तो है, क्योंकि आपको जो अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला, तो जब भी हम जो लॉस होते हैं या जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमारे लॉसेज होते हैं वो सब किस साइड में दिखाए जाते हैं, लॉसेज या फिर एक्सपेंसेस, दोनों चीजें वो कहाँ दिखाए जाते हैं, डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। तो कहाँ लेकर जाएंगे हम बैड डेप्ट को, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण का कारण है, कॉज ऑफ बैड डेप्ट, बैंक्रप्सी ऑफ कस्टमर्स, इसको आप इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अब बैड डेप्ट होता है उसका क्या रीजन होता है या क्या कॉज होते हैं। तो बैड डेप्ट किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी कंपनी में कब बनता है, जब बनता है जब या तो जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, वो आपकी जो भी डेप्ट था उसको अपना चुका नहीं पाया है, पे नहीं कर पाया है, या फिर तब बनता है जब जो ग्राहक होता है उसको जो राशि देनी थी उसने नहीं चुकाई है, तो उसके भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको उस वर्ष प्रॉफिट ना हुआ हो, लॉस हो गया हो, या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसकी एसेट थी वो नष्ट हो गई हो, रुइन हो गई हो, जिस वजह से वो नहीं दे पाया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही कारण हो जाएंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशुद्ध ऋण को चिट्ठी में दिखाया जाता है, बैड डेप्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट by adding to the debtors amount less from debtors, miscellaneous expenditure, none of these। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो बैड डेप्ट था उसे हम कहाँ लेकर जाते थे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में। अंत में जब एंड में हम जो अकाउंट अपने बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट में बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट जब हम बना रहे होते हैं तब हम अशुद्ध ऋण को कहाँ पर दिखाते हैं, तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें जो आपके डेटर्स होते हैं उसमें से घटा करके दिखाया जाता है, उसमें से अमाउंट को लेस कर दिया जाता है जितना हमारा बैड डेप्ट बन रहा होता है। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋणों की वसूली पर किस खाते को डेबिट किया जाता है, विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में जो कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए अभी तक हमने समझा था कि बैड डेप्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि रिकवरी हुई है, यानी कि जो बैड डेप्ट पहले हमें ये था कि हमें रिकवर नहीं होगा, कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अब अगर हमारी उसकी रिकवरी हो चुकी है और हमने अपने बुक्स में उसको पहले अपलिखित कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब उसकी रिकवरी हुई है। तो जब अगर इस तरह के बैड डेप्ट की रिकवरी होती है तब वहां पर जो हमारा एंट्री की जाती है वो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछा है ट्रांसफर नहीं पूछा, ये पूछा है रिकवर हुआ है। जो सिर्फ रिकवर होता है तो यहाँ पर कैश अकाउंट या फिर ध्यान दीजिएगा बैंक अकाउंट भी लिखा हो सकता है, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट कर दिया जाता है। अगर क्रेडिट को पूछता तो क्रेडिट क्या करेंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन डेबिट पूछा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण की प्राप्त राशि को किसमें हस्तांतरित किया जाता है, बैड डेट रिकवरी अमाउंट ट्रांसफर्ड इन। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया आपका कि कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेटर अकाउंट में, नन ऑफ दिस। तो इसे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों पर कटौती की राशि कहाँ दिखाया जाता है? वेयर इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रिटर्न शोन? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रिटर्न इन द बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देनदारों पर कटौती की राशि की बात हो रही है। तो यहाँ पर देनदारों पर कटौती का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो जो हमारे डेटर्स होते हैं वो अमाउंट को नहीं चुका पाते हैं उस वर्ष में, तो अगले वर्ष में उनको कुछ कटौती दे दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो उस डिस्काउंट को हम कहाँ पर शो करते हैं? तो उसे हम लाभानी खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाते हैं, क्योंकि ये एक आपका एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है। और साथ ही जो हमारा डेटर्स हैं जो हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसमें से भी हम लेस कर देते हैं। तो दोनों में से ही दिखाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों पर की गई कटौती के लिए प्रावधान है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज डैश। क्या है कि जो हम कटौती के लिए प्रावधान कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर कटौती दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रोविजन पहले से करना होता है। तो उसको प्रोविजन क्या है आपका? वो एक तरह का लॉस होता है, हानि होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है आपका, देख लेते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन आता है आपका, देनदार रुपीज 25,000 है तथा अप्राप्य ऋण 1,000 है, तो यदि देनदारों पर छूट की दर 2% तथा अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% हो तो देनदारों पर छूट की राशि होगी। ऑन 31 मार्च 2019, कोई भी ईयर दे रखा हो सकता है आपने। टोटल डेटर्स आर ₹25,000 and bad debts are ₹1,000. So if rate of discount on debtors is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be। तो यहाँ पर आपको निकालनी है कि देनदारों पर छूट की राशि क्या होगी। क्या बताया है कि 25,000 के देनदार थे, 25,000 के डेटर्स थे और अप्राप्य यानी कि बैड डेट था 1,000 का, और जो हम डिस्काउंट दे रहे थे डेटर्स को वो 2% का है, और जो अप्राप्य ऋण के लिए यानी जो प्रोविजन हम कर रहे हैं बैड डेट के लिए वो कितने का हो जाएगा? वो होगा हमारा 5% का। तो अब हमें टोटल ये निकालना है कि जो डेटर्स है उसको जो डिस्काउंट की राशि दी जाएगी वो कितनी होगी, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले हमारे डेटर्स का अमाउंट है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर कोई अकाउंट बनाने की आपको नीड नहीं है, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटर है कितने का दे रखे हैं? 25,000 के एज इट इज लिख लीजिए। उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा बैड डेट है, क्योंकि अभी तो हमने यही पढ़ा था जो बैड डेट होते हैं उसको हम डेटर्स में से लेस कर देते हैं। अब हम उसको लेस कर देंगे, तो 25,000 में से 1,000 लेस करेंगे, कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो हमें डिस्काउंट निकालना है वो सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद जो हम प्रावधान कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए, अब हम उसको लेस करेंगे। उसको लेस करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो अपने अमाउंट बैड डेब्ट को लेस करके निकाला था 24,000 का, उस पर हम 5% निकालेंगे। कितना आएगा हमारा? 1,200 का आएगा, 1,200 का आएगा। अब इसको हम लेस कर देंगे। लेस करने पर कितना आएगा हमारा? 22,800, 22,800 का अमाउंट आएगा। इस 22,800 पर हम क्या करेंगे, जो हमारी दे रखी है डिस्काउंट के लिए कितने परसेंट का? 2% का, वो हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालेंगे 2%। 22,800 का 2% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 456। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारी जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो। बहुत इजी है, बस ध्यान में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले हमको जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें से बैड डेट लेस करना है, उसके बाद हमें प्रोविजन का अमाउंट लेस करना है, उसके बाद हम निकालेंगे जो हमारा डिस्काउंट होगा उसको। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछता कि लास्ट में हम जो बैलेंस शीट में उसमें कितना अमाउंट दिखाएंगे, तो जो अभी आपने डिस्काउंट निकाला है इसको भी हम लेस कर देते। ये जो हमारा 456 निकल के आया है, 456 निकल के आया है, उसको भी हम जो 22,800 का अमाउंट है उससे लेस कर देते। उसके बाद जो अमाउंट हमारा आता उसी अमाउंट को, उसी डेटर्स के अमाउंट को हम दिखाते जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो अभी आपने पढ़ा जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उस सबकी समरी था ये। तो आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर न्यूमेरिकल लिस्ट आएगा तो आप इसे कैसे लगाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, एक लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी तरह आगे इसके जो पॉइंट्स आगे के दे रखे हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।